फिर क्या बोला, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। क्वेश्चन तो क्या बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज का मतलब त्रिभुज क्या मान लें, ए बी सी, एक भुजा क्या मान लें उसका, बीसी, क्या मान लें, एक भुजा के समांतर बीसी के समांतर क्या खींचा गया है, डी, क्या खींचा गया है, तो अन्य भुजाओं को, अच्छा डी जो खींचे है वो बीसी के समांतर है ना, ए बी और एसी को काट रहा है ना, कहीं कहीं प्रतिच्छेद कर रहा है ना, तो जो प्रतिच्छेद कर रहा है वो कहा जा रहा है कि एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, मतलब इतना बट्टा इतना बराबर हो जाना चाहिए, इतना बट्टा, बोले तो एडी बट्टा बीडी बराबर एई बट्टा ईसी। क्वेश्चन क्लियर है? एग्जाम में ऐसे पता ही नहीं चलेगा कौन सा थ्योरम, वहां लिख के नहीं देगा ये थ्योरम बीपीटी है या फिर 6.1 है, ऐसा करके नहीं देगा क्वेश्चन, ऐसे करके डायरेक्ट लिख के देगा। वहां दिमाग लगाना होगा कि क्या बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई और वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, समान अनुपात कर रहा है। देखो पहले को क्या कह दिया, वैसे दिया है, क्या लिखेगा, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बीसी के समांतर क्या खींचा गया है, डी, क्या खींचा गया है, कोई दिक्कत और तो कुछ नहीं, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, एडी बटा बीडी बराबर ए बटा ईसी, कोई दिक्कत है? वहां पर देखो बीच में डॉट डॉट से कुछ बनाए हुए ना अलग से, उसको हम रचना कहते हैं, क्या कहते हैं, रचना। तो सबसे पहले रचना क्या हुआ कि डी से एम तक जो लाइन खींचे हैं वो एसी पर क्या है, लंब है, क्या है, और ई से एन जो है, ईएन जो है वो एबी पर क्या है, लंब है। पहले वो दोनों को दर्शाओ, डी एम लंब एसी तथा ई एन लंब ए बी खींचा एवं बी से ई तथा सी से डी को मिलाया, बी से ई तथा सी से डी को मिलाया। तो दिक्कत है, दिक्कत है? अब हल करते हैं प्रमाण। प्रमाण में ध्यान देंगे, साधारण सा फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का, तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ 1/2 इंटू बी गुनी 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। चलो अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि सर हम किसमें कौन कौन से त्रिभुज में सेलेक्ट करें, कौन कौन से त्रिभुज में, तो ध्यान दो बाबू, पहले तुमको ये वाला ध्यान दो, एडी और बीडी, एडी और ये तुमको सेलेक्ट करवा देगा क्या, ट्रायंगल, क्या सेलेक्ट करवा देगा, एडी ऐसा ट्रायंगल सेलेक्ट करो जिसमें एडी क्या हो, बेस हो, आधार हो, क्या हो, फिर दूसरा त्रिभुज ऐसा सेलेक्ट करो जिसमें बीडी क्या हो, आधार हो, क्या हो, वहां पर देखो हम लेते हैं त्रिभुज ए डी ई, इसमें लेते हैं, तो एडी में एडी को क्या मानेंगे, आधार मानेंगे, क्या मानेंगे, अरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, बिंदु ये वाला जगह ना, बाकी बात क्या क्या आ रहा है उसको हटाने का तरीका होगा। फिर दूसरा त्रिभुज लेंगे बी डी ई, बी डी, तो इसमें बीडी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ना, तो चलो लेते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर एक सवाल और पूछेगा, सर बट्टा में कहा लिखे, देखो बाबू आधार, इसका आधार रहेगा ऊपर, इसका आधार रहेगा नीचे, तो बीच में बट्टा में लगा हुआ है ना, इसलिए लिख सारा चीज यही तुमको बताएगा। अब बताओ एडी का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार गुना, आधार हमारा हो जाएगा एडी और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ईएन, क्या हो जाएगा, अगेन इसका भी क्या हो जाएगा 1/2, आधार हो जाएगा हमारा क्या, बीडी, और इसका भी ऊंचाई क्या हो जाएगा, ईएन। तो पूछेगा ऐसे कैसे ईएन, तो ध्यान दो बाबू, इस तरह का कोई ट्रायंगल रहेगा और इसको तुम आधार मानेगा, क्या मानेगा, और ये शीर्ष हो जाएगा तुम्हारा इसका, अरे जिस भुजा को आधार मानता हो उसके
सामने वाला जो शीर्ष होता है कौन होता है, वहां से ना लंब खींचा जाता है, वही ना हाइट कहलाएगा। तो यहाँ से जब इसका यहाँ से खींचेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा, ये तो डायरेक्ट यहाँ ना आएगा, आएगा ना। तो बहुत सारे ऐसे कंडीशन में ऐसा होता है कि त्रिभुज का जो हाइट होता है वो त्रिभुज से क्या होता है बाहर मापा जाता है, क्योंकि हाइट जो है वो तिरछा उरछा करके ना हाइट कहलाएगा। अब मान लो इस रूम का कोई हाइट बोलेगा तो ऐसे कौन ना नापेगा, वो तो जहां से गिरेगा वैसे ना गिरेगा। मान लो छत उधर निकला हुआ ऐसे झुका हुआ बेंड करके, बोलेगा छत का हाइट नापो, तो ऐसे झुका के नापेगा। रूम के अंदर लाना जरूरी है क्या, वहां से उधर जा सकता है ना। काटो, ये क्या मिल गया, एडी बटा बीडी, इसको मानते हैं समीकरण नंबर। अब यहां से सवाल होता है सर अब दूसरा बार क्या करें, इससे आगे, तो इससे आगे तुमको पहले बताया था ना एडी बटा बीडी, अब बताएगा कौन, ए बटा इसी। अब फिगर में देखो ए जो आ रहा है वो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, तो ध्यान देगा ए ले लो, यही तो लेना है ना, उसी को बेस ले लो और वहां से घुमा दो जहां तक घूमेगा। बात समझ आया, ए ई घुमा दो क्या जाएगा डी, क्या जाएगा। ट्रायंगल सेलेक्ट करना को मुश्किल है क्या। अब देखो क्या है ईसी, क्या है ईसी, तो देखो इसी सिलेक्ट करो, ऐसे भी सेलेक्ट करो, इसको ईसी ना लिख के सी लिख दो, सी लिखो बेहतर रहेगा। अब सी लिखे क्या करेगा, सी ई डी, सी ई, कोई दिक्कत है। ट्रायंगल सेलेक्ट करना कोई बड़ी चीज है क्या, ये बता देगा तुरंत। ए ई, तो ए ई लिखो, ए ई और इधर से मुड़ रहा है वो उधर से मोड़ दो। अरे ट्रायंगल बनेगा मुड़ने के बाद है ना, कि सीधे चल जाएगा ट्रायंगल बन जाएगा। मान लो तुम बोलेगा सर ए ई के बाद सी भी तो आ जाए तो ट्रायंगल बन जाएगा, तो सीधी रेखा ना हो गया। ट्रायंगल बनाना है तो ए ई मुड़ना पड़ेगा, डी यहां पर देखो सी, सी ई मुड़ना पड़ेगा, तो क्या बनेगा डी, क्या बनेगा। तो ट्रायंगल सेलेक्ट करना कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ले पुनः इसी तरह से लिखो, पुनः त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल, सीई। अब इधर लिखता हूं जैसे कहते हैं एई का एई। अब देखो यहां पर इसको आधार माने, इसको आधार माने है, तो आधार पर जो रेखा गिरा हुआ रहता है उसी को ना लंब होता है, वही ना हाइट होता है। तो ये आधार हो गया एई, तो हाइट क्या हो जाएगा डीएम, क्या हो जाएगा। हाँ आधार हो जाएगा सीई, क्या हो जाएगा, और वही फिर से वही कंडीशन वाला डीएम क्या हो जाएगा, ए बट्टा सी, ए बट्टा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से हम यदि दो बराबर कर देंगे, देखो इस दोनों को बराबर कर देंगे, हमारा आंसर क्या जाएगा, जो सिद्ध करना चाहते हो आ जाएगा। लेकिन ये दोनों राइट हैंड साइड है इक्वेशन का, तो किसी भी दो इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल करने से पहले तुमको उस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। अब देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है या नहीं। तो देखो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ई डी, बात तो एक ही है ना, वही ना ट्रायंगल है ना, बस नाम अलग हुआ है, तो ये दोनों सेम है, दोनों क्या है। नीचे देखते हैं बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी यहां पर सी ई, ये दोनों सेम होना चाहिए ना, यदि ये दोनों सेम होगा तभी तो दोनों को सेम करेंगे। तो यहां पर देखो, अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट लगेगा, क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है, पिछले क्लास में सीखा होगा। बी डी ई, बी डी ई और सी ई डी, सी ए डी, ये दोनों जो ट्रायंगल है, ये वाला ये वाला जो ट्रायंगल है तुम्हारा और ये वाला जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल का एक खास बात क्या नजर आ रहा है कि ये दोनों रेखा क्या है, समांतर। ये दोनों रेखा क्या है, और ये समान आधार है, क्या है, एक ही आधार पर, एक ही आधार पर टिका हुआ है और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, दो समांतर रेखाओं के। तो क्लास 9 में एक थ्योरम हमने पढ़ा था कि जब कभी दो ट्रायंगल का ऐसा स्थिति आए कि समान आधार और दो समांतर रेखा के बीच स्थित हो, तो वो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा। तो वही चीज को जानते यहां पर लगाते हैं, यहां पर लिखना चूंकि त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज सी ई डी दोनों एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज है, इसीलिए त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज सी ई डी का
क्षेत्रफल। बोलो कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है? समान आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। अब तुम लिख सकता है समीकरण 1, इसको मान लेते हैं 3, है ना? क्या मान लेते हैं? 3। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 से हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दो, AD बटा BD बराबर AE बटा C। क्लियर है? चलो, तुम्हारा समाप्त हुआ। अगले क्लास में पढ़ेंगे हम 6.2।